आज हम इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन रखने वाले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को डिकोड करेंगे, ताकि आगे आने वाले हर चैप्टर को समझना आसान हो जाए। जब भी हम घर पर या दोस्तों के साथ बैठते हैं और प्याज के दाम बढ़ने की बात होती है या पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो एक शब्द बार बार आता है, इकोनॉमी। कोई कहता है इकोनॉमी खराब चल रही है, कोई कहता है सरकार इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रही। पर ये इकोनॉमी आखिर है क्या? क्या ये कोई अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल करती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। बिल्कुल। तो यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है कि जब हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा, बजट और शेयर बाजार है? ज्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ये तस्वीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। इकोनॉमिक्स असल में एक डिसिप्लिन यानी एक ज्ञान शाखा है जो ह्यूमन बिहेवियर यानी इंसानी बर्ताव को स्टडी करती है। इंसानी बर्ताव को? हाँ, खास तौर पर उस बर्ताव को जो सीमित संसाधनों, जिसे हम इंग्लिश में लिमिटेड रिसोर्सेज कहते हैं, के बीच चुनाव यानी चॉइसेस करने से जुड़ा है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि एक व्यक्ति, एक परिवार या एक देश अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित जरूरतों को कैसे पूरा करने की कोशिश करता है। आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। आमतौर पर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और एक्चुअली यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। राइट। इसको सरल शब्दों में समझें तो इकोनॉमिक्स थ्योरी यानी सिद्धांत है और इकोनॉमी प्रैक्टिस यानी व्यवहार है। ओके, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हाँ, इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है जो बाजार कैसे काम करता है, महंगाई क्यों होती है या रोजगार कैसे पैदा होता है, इसकी थ्योरीज देती है। और जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम उन थ्योरीज के असल दुनिया में एप्लीकेशन के बाद की एक स्टिल फ्रेम पिक्चर या एक वास्तविक तस्वीर की बात कर रहे होते हैं। मतलब इंडियन इकोनॉमी उस थ्योरी का रियल लाइफ रिजल्ट है? एग्जैक्टली। ये उस देश के आर्थिक हालात का एक स्नैपशॉट है। ठीक है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी था। अब हम चलते हैं, आपने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित संसाधनों की बात की। इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार के महीने की तनख्वाह 50,000 रुपए है। ये एक सीमित संसाधन है ना? बिल्कुल। और उस परिवार की जरूरतें और इच्छाएं, वांट्स, वो असीमित है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें घर का किराया देना है, बच्चों की फीस भरनी है, राशन लाना है और शायद एक नया फोन भी खरीदना है या छुट्टियों पर भी जाना है। यही से अर्थशास्त्र की मूल समस्या शुरू होती है, जिसे हम स्कैर्सिटी या अभाव कहते हैं। संसाधन सीमित हैं और जरूरतें असीमित। तो क्योंकि संसाधन सीमित हैं, उस परिवार को चुनाव करना पड़ेगा, यानी टू मेक अ चॉइस। यस। वो नया फोन खरीद सकते हैं या छुट्टियों पर जा सकते हैं, शायद दोनों एक साथ नहीं। सनी, और जब आप एक चीज चुनते हैं तो आपको दूसरी छोड़नी पड़ती है। इसी को ट्रेड ऑफ कहते हैं। ट्रेड ऑफ? हाँ, ये सिर्फ परिवार के स्तर पर नहीं बल्कि एक देश के स्तर पर भी होता है। सरकार को तय करना होता है कि वो अपने बजट का पैसा नई सड़कें बनाने में लगाए या नए अस्पताल बनाने में। तो जो चीज हमने छोड़ दी, क्या उसकी भी कोई कीमत है? मतलब उस छुट्टी पर ना जा पाने की कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? बिल्कुल। और अर्थशास्त्र में उसकी कीमत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके द्वारा छोड़े गए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वैल्यू है। अच्छा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हाँ, अगर सरकार ने अस्पताल की जगह सड़क बनाने का फैसला किया तो सड़क की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो अस्पताल है जो नहीं बन पाया और उसके ना बनने से समाज को जो नुकसान हुआ। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो नौकरी और सैलरी है जो उसने इस तैयारी के लिए छोड़ दी। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमें हर फैसले की असली कीमत दिखाता है। इस पॉइंट को याद रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया की हर इकोनॉमी को, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी हो, इन ट्रेड ऑफ्स के चलते 3 बुनियादी सवालों के जवाब देने होते हैं। 3 सवाल? हाँ, 3। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या उत्पादन किया जाए। हमें देश के संसाधनों का इस्तेमाल अनाज उगाने में करना चाहिए या हथियार बनाने में। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कैसे उत्पादन किया जाए। क्या हमें ज्यादा मजदूरों, लेबर का इस्तेमाल करना चाहिए या ज्यादा मशीनों, कैपिटल का। राइट, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। एग्जैक्टली। और तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसका मतलब है कि जो भी सामान और सेवाएं बन रही हैं उनका समाज में बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, ये बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है? चीजें हम तक पहुंचती कैसे हैं? इसके कई मॉडल हैं। एक है सरकार द्वारा संचालित,
जैसे भारत का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जहां सरकार अनाज खरीद कर जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। हाँ, राशन की दुकानें। बिल्कुल। दूसरा है बाजार द्वारा संचालित, जिसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें प्राइवेट कंपनीज कच्चे माल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने का पूरा नेटवर्क मैनेज करती हैं। जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट का नेटवर्क। हाँ, वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें अपस्ट्रीम, जहां से कच्चा माल आता है, और डाउनस्ट्रीम, जहां ग्राहक को सामान मिलता है, दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन 3 सवालों का जवाब देना जरूरी है। इन जवाबों के आधार पर ही अलग-अलग मॉडल बने होंगे, जैसे कैपिटलिस्ट, स्टेट, मिक्स्ड। हाँ सबसे पहले कैपिटलिस्ट मॉडल को समझते हैं। हाँ, पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी। इसमें क्या, कैसे और किसके लिए का फैसला प्राइवेट कंपनीज और लोग करते हैं, जिनका मुख्य मकसद मुनाफा कमाना होता है। तो यहाँ सरकार का क्या रोल है? यहाँ सरकार का रोल बहुत कम होता है। वो सिर्फ एक पैसिव रेगुलेटर की तरह काम करती है। एडम स्मिथ ने इसे इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। अच्छा, द इनविजिबल हैंड। हाँ, कि बाजार का एक अदृश्य हाथ मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के जरिए सब कुछ अपने आप संतुलित कर देता है। लेकिन क्या ये इनविजिबल हैंड हमेशा निष्पक्ष होता है? इतिहास ने तो दिखाया है ये हाथ अक्सर असमानता, इनइक्वालिटी भी पैदा करता है और कभी-कभी पूरी अर्थव्यवस्था को संकट में भी डाल देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही कैपिटलिस्ट मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना है। इसी के जवाब में दूसरा मॉडल सामने आया, स्टेट इकोनॉमी, यानी राज्य अर्थव्यवस्था। स्टेट इकोनॉमी। इसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, जैसा कि पुराने सोवियत यूनियन में था। यहाँ सारे फैसले सरकार लेती है। उत्पादन के सभी साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फैक्ट्रीज, फार्म्स, सब सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य मुनाफा नहीं होता? नहीं, यहाँ लक्ष्य मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर माना जाता है थ्योरेटिकली। पर इस मॉडल की भी अपनी समस्याएं रहीं, जैसे इनोवेशन की कमी और ब्यूरोक्रेसी, है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा लाल फीताशाही और एफिशिएंसी की कमी। तो फिर तीसरा रास्ता सामने आया, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बीच का रास्ता है। ओके। इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने यह दिखा दिया कि बाजार हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, वो महामंदी। उस वक्त जॉन मेनार्ड केन्स नाम के एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए सरकार का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। तो मतलब सरकार को एक्टिव रोल निभाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। भारत ने आजादी के बाद यही मॉडल अपनाया, जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। आजादी के समय भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी और उसमें भी प्लानिंग और सरकार के बड़े रोल वाला मॉडल क्यों चुना? उस वक्त तो कैपिटलिस्ट मॉडल भी एक विकल्प था। इसके कई ऐतिहासिक और आर्थिक कारण थे। सबसे पहला, उस वक्त देश के विकास के लिए भारी निवेश, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में। जैसे कि डैम्स, स्टील प्लांट्स। बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा या कैपिटल था ही नहीं। राइट। दूसरा कारण था सोवियत यूनियन की तेज तरक्की का प्रभाव। दुनिया भर में, खासकर नए आजाद हुए देशों में, ये माना जा रहा था कि विकास के लिए सरकार का एक सक्रिय रोल, एन एक्टिव रोल, बहुत जरूरी है। तो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी यही सोच थी। And operated partly through direct state action and partly through private initiative and effort. तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार का ठीक क्या काम होता है? सरकार का मुख्य काम पब्लिक गुड्स या सामाजिक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। पब्लिक गुड्स जैसे सड़कें, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था। ये ऐसे काम है जिन्हें प्राइवेट सेक्टर मुनाफे के लिए नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप किसी को सड़क इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते, भले ही उसने टैक्स न दिया हो। तो प्राइवेट कंपनी इस पर पैसा कैसे कमाएगी? अच्छा। इसके अलावा भारत जैसी कल्याणकारी वेलफेयर व्यवस्था में सरकार जरूरत पड़ने पर प्राइवेट गुड्स भी सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है, जैसे सस्ता अनाज या एलपीजी सिलेंडर। लेकिन 1990s के बाद से हमने एक बदलाव देखा, जहां सरकार का रोल कम हुआ और बाजार का बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रयोग सफल नहीं रहा? ये एक वैश्विक बदलाव था।
1980s तक कई स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमीज की सीमाएं, लिमिटेशंस दिखने लगी थीं। सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थीं, एफिशिएंसी बहुत कम थी। इसी पृष्ठभूमि में एक नई सोच उभरी जिसे वॉशिंगटन कंसेंसस कहा गया। वॉशिंगटन कंसेंसस, ये क्या था? इसे आप 1980s का ग्लोबल इकोनॉमिक रेसिपी समझ सकते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं ने कहा कि अगर किसी देश की इकोनॉमी बीमार है तो उसे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का डोज दो और सरकारी दखलंदाजी कम करो। तो मतलब निजीकरण और उदारीकरण। हाँ, भारत ने 1991 में जो आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए, उन पर इसका गहरा प्रभाव था। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब कैपिटलिज्म ही एकमात्र रास्ता है? ऋण की तरह देखना बेहतर है। एक टूल। हाँ, ये उत्पादन को संगठित करने का एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है। आज बहस इस पर नहीं है कि बाजार हो या सरकार, अ स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, बल्कि असली बहस इस पर है कि दोनों का कितना कितना और कैसा मिश्रण, मिक्स होना चाहिए, जो एक देश के लिए सबसे उपयुक्त हो। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अलग-अलग मॉडल हैं, पर ये अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी मॉडल पर चले, इसकी बनावट कैसी होती है? What are its moving parts? हम इसे 3 मुख्य सेक्टर्स यानी क्षेत्रों में बांटते हैं। ओके, पहला है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। इसमें वो सारी गतिविधियां आती हैं जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, खनन, माइनिंग या मछली पकड़ना, फिशिंग। मतलब जो चीजें हम सीधे प्रकृति से ले रहे हैं। तो फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ? दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र। इसमें मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण आता है, जहां प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों को प्रोसेस करके नई चीजें बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए? जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना या लौह अयस्क से स्टील बनाना। इसमें सारी इंडस्ट्री शामिल है। ये वैल्यू एडिशन करता है। और तीसरा सेक्टर जो आज भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सर्विस सेक्टर। इसमें टैंजिबल गुड्स नहीं बल्कि सेवाएं, सर्विसेज आती हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, टूरिज्म और हेल्थ केयर। और आज भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान इसी सेक्टर का है। सही। अब हम ये कैसे मापते हैं कि देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है या नहीं? मतलब इसका कोई पैमाना तो होगा। इन तीनों सेक्टर्स ने मिलकर कितना उत्पादन किया, ये कैसे पता चलता है? बिल्कुल, इसके लिए हम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। नेशनल इनकम? हाँ, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम देश की आर्थिक प्रगति को एक नंबर में माप सकें, भविष्य के लिए योजना बना सकें और अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरे देशों से कर सकें। ठीक है, तो ये कैसे होता है? राष्ट्रीय आय को समझने के लिए 4 कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है, पर इससे पहले 2 फंडामेंटल फर्क समझने होंगे। अच्छा। पहला फर्क है ग्रॉस और नेट के बीच। ग्रॉस का मतलब है कुल, टोटल। लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनरी में घिसावट होती है, वेयर एंड टेयर होता है, हाँ। जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं। जब हम ग्रॉस में से इस डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें नेट मिलता है। अच्छा, जैसे हम कोई नई कार खरीदते हैं तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो उसका डेप्रिसिएशन है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ठीक है, ग्रॉस वर्सेस नेट समझ आ गया। अब दूसरा फर्क है डोमेस्टिक और नेशनल के बीच। डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब है देश की भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ उत्पादन। ओके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन किसी भारतीय ने किया है या किसी विदेशी नागरिक या कंपनी ने। अगर वो भारत की सीमा के अंदर हुआ है तो वो डोमेस्टिक है। मतलब अगर सैमसंग की फैक्ट्री भारत में फोन बना रही है तो वो भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हिस्सा है। बिल्कुल। इसके विपरीत नेशनल का मतलब है देश के नागरिकों, सिटीजन्स द्वारा किया गया उत्पादन, चाहे वो भारत में रहते हों या विदेश में। तो इसमें पासपोर्ट मैटर करता है, लोकेशन नहीं। एग्जैक्टली। इसमें नागरिकता देखी जाती है, भौगोलिक सीमा नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इन दोनों फर्कों को मिलाकर वो 4 कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले जीडीपी से शुरू करते हैं, जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। बिल्कुल। अब इन दोनों फर्कों को जोड़ते हैं। पहला जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? हाँ, ये एक साल में देश की सीमा के अंदर बने सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। यहाँ फाइनल पे आपने जोर दिया, क्यों?
यहाँ फाइनल शब्द बहुत जरूरी है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। जैसे एक कार में टायर भी है, स्टील भी है, शीशा भी है। हम इन सब की कीमत अलग अलग नहीं जोड़ते। अच्छा, हम सिर्फ कार की अंतिम कीमत जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें टायर और स्टील की कीमत पहले से ही शामिल है। राइट राइट, गॉट इट। तो मतलब अगर टाटा भारत में एक कार बनाती है तो वो हमारी जीडीपी में है, पर अगर एप्पल भारत में आईफोन बेचता है जो चीन में बना है तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही, वो चीन की जीडीपी का हिस्सा है। ओके। अब इसी से जुड़ा है दूसरा कॉन्सेप्ट, एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत सरल है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम जीडीपी में से साल भर की टूट फूट या घिसावट की कीमत घटा देते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है। ठीक है, ये तो आसान था। जीडीपी में से वेयर एंड केयर हटा दिया। अब नेशनल वाला कॉन्सेप्ट जीएनपी कैसे अलग है? तीसरा है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये देश के नागरिकों की कुल आय है। इसका फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है? इसे हम एनएफआईए कहते हैं। एनएफआईए का मतलब है भारतीयों द्वारा विदेशों से कमाई गई आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से कमाई गई आय। अच्छा, तो जो पैसा भारतीय विदेश में कमाकर भारत भेजते हैं वो इसमें जुड़ता है, हाँ, वो रेमिटेंसेस इसमें जुड़ते हैं। और जो विदेशी कंपनियां भारत से मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाती हैं वो घटता है। एग्जैक्टली। भारत के लिए ये आंकड़ा ज्यादातर नेगेटिव रहा है, क्योंकि विदेशी कंपनियों की कमाई यहाँ ज्यादा है। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो शायद सबसे शुद्ध माप है, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, एनएनपी। ये है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो जीएनपी में से भी डेप्रिसिएशन हटा दिया। हाँ, इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को असल में नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये किसी देश की आय का सबसे शुद्ध रूप, प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। एक मिनट, आपने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा। ये जो वैल्यू निकाली जाती है ये फैक्ट्री की लागत पर होती है या बाजार की कीमत पर? इसमें क्या अंतर है? ये दोनों पे निकाली जा सकती है। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत वो लागत है जो प्रोड्यूसर को उत्पादन में लगती है। कच्चा माल, मजदूरी, किराया, ब्याज। मतलब फैक्ट्री प्राइस। हाँ, इसे आप फैक्ट्री प्राइस समझ सकते हैं। जब ये सामान फैक्ट्री से निकलकर बाजार में आता है तो सरकार इस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी लगाती है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। और सब्सिडीज? और कभी-कभी सरकार सब्सिडी देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर, जिससे कीमत कम हो जाती है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। एग्जैक्टली, ये है मार्केट प्राइस, वो कीमत जो हम और आप चुकाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि नेशनल इनकम की गणना के लिए बेस ईयर को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। ये बेस ईयर क्यों बदला जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि गणना प्रासंगिक, रेलेवेंट बनी रहे। प्रासंगिक मतलब ये कि समय के साथ हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना और हमारे खर्च करने का तरीका, कंजम्पशन पैटर्न बदल जाता है। हाँ, ये तो है। 2004 के मुकाबले आज हम मोबाइल डेटा और ऑनलाइन सर्विसेज पर कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी है, ताकि ये नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और पैटर्न्स को अपनी गणना में शामिल कर सके। तो अब आंकड़ों की व्याख्या पर आते हैं। जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुमान के मुताबिक 2018-19 में भारत की नेट नेशनल इनकम एनएनआई एट करंट प्राइसेस 167.03 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना थी। हाँ। जो पिछले साल से 12.5% की ग्रोथ दिखाती है। अब यहाँ नंबर याद करना जरूरी नहीं है ना? जरूरी ये समझना है कि ये नंबर हमें बता क्या रहा है। एग्जैक्टली। अब आप खुद जज कीजिए ये आंकड़े कितने महत्वपूर्ण हैं। ये नंबर हमें देश की आय और उसकी वृद्धि दर के बारे में बता रहा है, जो सरकार को नीतियां, पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। तो क्या सिर्फ जीडीपी का बढ़ना ही काफी है? अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या हम मान ले कि देश में विकास हो रहा है? Here's where it gets really interesting. नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? और यहीं पर जीडीपी की सबसे बड़ी खामी है। जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी आर्थिक समृद्धि, जो कि एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कॉन्सेप्ट है। मतलब सिर्फ नंबर्स? हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों का बढ़ना दिखाता है। लेकिन विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास एक क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक कॉन्सेप्ट है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी,
जिससे जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन उन फैक्ट्रियों के प्रदूषण से वहां की नदी खराब हो गई और लोगों की सेहत बिगड़ गई। तो ये ग्रोथ तो है, पर डेवलपमेंट नहीं है। आपने एकदम सटीक उदाहरण दिया। डेवलपमेंट में सिर्फ आय का बढ़ना शामिल नहीं है। तो फिर क्या क्या शामिल है? इसमें बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की बेहतर गुणवत्ता, अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ शामिल है। अच्छा। हो सकता है जीडीपी बढ़ रही हो, लेकिन सारा फायदा कुछ ही लोगों को मिल रहा हो और असमानता बढ़ रही हो। इसलिए ग्रोथ विकास का एक हिस्सा है, पर पूरा विकास नहीं है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? हमने अर्थव्यवस्था को समझने और मापने के लिए इतने सारे टूल्स देख लिए, स्केर्सिटी से लेकर जीडीपी और एनएनपी तक, लेकिन ये सब कुछ लेन देन और उत्पादन को मापते हैं। उन चीजों का क्या जो इन लेन देनों को संभव बनाती हैं, जैसे भरोसा? ये बहुत गहरा सवाल है। हमने आज अर्थव्यवस्था को मापने के सारे तरीके सीख लिए, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी अर्थव्यवस्था में भरोसे, ट्रस्ट या ईमानदारी, ऑनेस्टी को माप सकें? शायद नहीं। पारंपरिक अर्थशास्त्र इन चीजों को नजरअंदाज करता था, पर अब हम जानते हैं कि एक मार्केट इकोनॉमी ठीक से काम ही नहीं कर सकती अगर लोग पूरी तरह से स्वार्थी, सेल्फ सर्विंग हो और एक दूसरे पर भरोसा ना करें। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? बिजनेस कैसे चलेगा? तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इन जरूरी चीजों को, जो समाज का सीमेंट है, मापा नहीं जा सकता, तो क्या एक पॉलिसी मेकर के लिए कम जरूरी हो जाती हैं? अगर आप यूपीएससी को लॉन्ग टर्म सीरियसली ले रहे हो, तो मेंबरशिप ज्वाइन करना एक लॉजिकल स्टेप है। कैजुअल व्यूअर्स के लिए नहीं, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए।